नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे अक्सर 2 से 5 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुच्छेद 1 यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 2 का इसे समाप्त कर दिया गया है, यानी कि निरसन कर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 3। अगला है आर्टिकल 4 यानी पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का संबंध उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 5। अगला आर्टिकल है 6 पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद नंबर 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के समय व्यक्तियों के नागरिकता से संबंधित अधिकार। अगला है अनुच्छेद नंबर 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद नंबर 9 के तहत। अगला है अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अगला है अनुच्छेद नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अनुच्छेद नंबर 11। आर्टिकल 12 परिभाषा। इसमें स्टेट की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। आर्टिकल 13। और ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है 14 यानी विधि के समक्ष समानता या समता का अधिकार। आर्टिकल 14। हमारा आर्टिकल है 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15। अगला है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16। अगला है आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 किस संबंधित है? अस्पृश्यता के अंत से। आर्टिकल 17। अगला है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। और आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 19। आर्टिकल है 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण। अगला है आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है आर्टिकल 23 मानव और दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला है आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अगला है आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 यानी कि 28। अगला है आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगला है आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। और आर्टिकल 31 इसे कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि निरसन। अगला है 31 संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों
की व्यावृत्ति। अगला है आर्टिकल 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अगला है आर्टिकल 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और 31 गा को कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल है अगला 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए कुछ उपचार दिए गए हैं। इसे संविधान की आत्मा भी कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चाहे आपकी SSC पैट हो, BDO हो या आपकी वन दरोगा हो, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। आर्टिकल से संबंधित प्रश्न संविधान के डायरेक्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है अगला है आर्टिकल 32A। इसे कैंसिल कर दिया गया है। अगला आर्टिकल है 33। इसे इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की शक्ति संसद की है। करने की शक्ति किसकी है? संसद की शक्ति है। अगला है आर्टिकल 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अगला आर्टिकल है 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। और अगला है आर्टिकल 36 परिभाषा। इसमें भी पुनः परिभाषा दी गई है स्टेट की। अगला है आर्टिकल 37। इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों का लागू होना, इस बात को व्याख्या की गई है। अगला है आर्टिकल 38। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये आर्टिकल 38 कहता है। अगला है आर्टिकल 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39। अगला है आर्टिकल इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल 40 यानी ग्राम पंचायतों का गठन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आर्टिकल 40। अगला है 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अगला है आर्टिकल 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 42। अगला है आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। और 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 का। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 किस स्टेट में लागू है? गोवा में आर्टिकल 44 लागू है और हमारे उत्तराखंड ने इसे प्रस्ताव लेकर आया है वर्तमान में, करंट में। अगला है आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना। आर्टिकल 45। अगला है आर्टिकल 46 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल है 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल है इम्पोर्टेंट आर्टिकल 48 का यानी पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य का महत्व है। DPSP में है ये। आर्टिकल है 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला है आर्टिकल 51 यानी कि 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और अगला है आर्टिकल 51A यानी कि मूल कर्तव्य। ये थे यहाँ तक के अति महत्वपूर्ण आर्टिकल। आप सभी को आर्टिकल 1 by 1 51A तक याद करना अति आवश्यक है और आगे के आर्टिकलों को और कराता हूँ, वो भी अति महत्वपूर्ण हैं। ये आर्टिकल संबंधी क्लास है। आपकी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए ये परीक्षा प्रश्नों को आर्टिकल संबंधी तैयार किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 52 भाग है 5
आर्टिकल 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल हमें 52 बताता है हमारे संविधान का। और आर्टिकल 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली को बताता है आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा किस रीति से होगा। और आर्टिकल 56 बताता है राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में राष्ट्रपति की पदावधि अवश्य कमेंट करें और अपना आंसर हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताने की कोशिश करें। आर्टिकल है 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि पुनः निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है। और आर्टिकल अगला है आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, यानी कि क्या अहर्ताएँ हैं राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए। अगला है आर्टिकल 59 यानी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए रखी जाती हैं, उन्हें पूरा करना होता है। अगला है आर्टिकल 7 राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है आर्टिकल 60। और आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और आप अपना आंसर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में सबसे पहले लाया जाता है, अब इस कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कर हमें भेजें। अगला है आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि कितनी होगी। तो ये भी अवश्य बताएं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने समय में पूर्ण कर लेना चाहिए राष्ट्रपति की पद की समाप्ति वाली तारीख से। और अगला आर्टिकल है 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 के तहत। और आर्टिकल है 65 बताता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रूप में। अगला है 66 आर्टिकल उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रणाली को आर्टिकल 66 में बताया गया है। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष की होती है। अगला है आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अगला है आर्टिकल 69 यानी कि 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगला है आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति ये बात आर्टिकल 70 में कही गई है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित या संसक्त विषक्त विवाद को कौन सुलझाएगा, ये भी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। अगला है आर्टिकल 72 यानी क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला है आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 के अनुसार। अगला है आर्टिकल 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी आर्टिकल 74 के अनुसार। आर्टिकल 75 कहता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। और हमारा आर्टिकल है 76 भारत का मान्यवादी आर्टिकल 76। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन करना। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 89 संसद का गठन। और आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना या लोकसभा का गठन। आर्टिकल 82 जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। आर्टिकल 82। और अपना कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें कि भारत की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी। और आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता यानी क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित है आर्टिकल 85। आर्टिकल 86 सदनों के अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने
का राष्ट्रपति का अधिकार आर्टिकल 86 के अनुसार है अधिकार। और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बुलाया जाता है या होता है आर्टिकल 87 के अनुसार। अगला है आर्टिकल 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार क्या हैं। आर्टिकल 88 बताता है। आर्टिकल 89 यानी कि 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में संबंधित है। और आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 90 और आर्टिकल 91 कहता है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 51। अगला है आर्टिकल 52। ये कहता है जब संविधान या उपसभापति आर्टिकल 52 कहता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। तो लोकसभा अध्यक्ष को सभापति और उपाध्यक्ष को उपसभापति बोलते हैं। यानी लोकसभा और आर्टिकल 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 94। आर्टिकल 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। आर्टिकल 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 97 से संबंधित है। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 98। आर्टिकल 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 यानी 100 कहता सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति और गणपूर्ति सदस्यों का निर्भयताएँ। तो गणपूर्ति संख्या कम से कम कितनी निर्धारित की गई है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आर्टिकल 101 यानी स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 102 सदस्यों के लिए निर्भरताएँ क्या हैं, अयोग्यताएँ। आर्टिकल 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। आर्टिकल 103 और आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति यानी कि शक्ति। और आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ यानी कि विशेषाधिकार आदि आर्टिकल 105 में बताए गए हैं। और आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी बात कही गई है आर्टिकल 106 में। आर्टिकल 107 बताया गया है कि विधेयकों को के पुनः स्थानापन्न और पारित किए जाने के संबंध में क्या है उपबंध हैं आर्टिकल 107 में। और अगला है आर्टिकल 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला है आर्टिकल 109 धन विधेयकों से संबंध में के विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में। और 111 कहता है विधेयकों पर अनुमति 111 आर्टिकल। और 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट बोलते हैं। बजट शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण है। अगला है आर्टिकल 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। आर्टिकल 113 आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब तक मैं थोड़ा उसे रोक देता हूँ, मार्क करना। तो अगला है हमारा आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 कहता है विनियोग विधेयक। तो आर्टिकल 114 में क्या है विनियोग विधेयक। आर्टिकल 115 इसमें क्या है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। जब बजट में कमी हो जाती है तो अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान की मांग की जाती है तो आर्टिकल 115 का प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल 116 इसके अनुसार लेखानुदान या प्रत्यानुदान और अपवादानुदान
की मांग की जाती है आर्टिकल 116 के तहत बताई प्रक्रिया के अनुसार। और आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है इसमें। और आर्टिकल 118 इसमें प्रक्रिया के नियम बताए गए हैं, ये प्रोसेस है उसके क्या रूल्स हैं। और आर्टिकल 119 यानी संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय किस प्रकार होगा, ये बात आर्टिकल 119 में बताई गई है। और हमारा है अगला आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 120 में बताई गई है कि संसद में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये आर्टिकल 120 में बताई गई है। सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा एक सांसद अपनी क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग संसद में कर सकता है। अगला आर्टिकल है 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 121 के तहत आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे से के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। अगला है आर्टिकल 123 बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यह संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। जब संसद या राज्य जब संसद विश्राम काल में या संसद नहीं चल रही है उस समय अगर अध्यादेश जारी करने की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति उस समय आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस पर अगर संसद 6 माह के अंदर अपनी मंजूरी दे देगी तो वह कानून का रूप धारण कर लेगा, नहीं तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला है आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आर्टिकल 124 में बात की कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा। अगला है आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 125। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करेगा, ये आर्टिकल 126 में बात कही गई है। और अगला है आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये बात 127 में बताई गई है। और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है, ये भी बात आर्टिकल 127 में बताई गई है। अगला है आर्टिकल 128 यानी उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की उपस्थिति। आर्टिकल 128। अगला है आर्टिकल 129 यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होना। अगला है आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 130 यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान। अगला है आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। अगला है आर्टिकल 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अगला है आर्टिकल 133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। अगला है आर्टिकल 134 का, इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। और अगला है आर्टिकल 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रायोक्तव्य होना। तो आप इन आर्टिकलों को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें क्योंकि ये आर्टिकल अति महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न इन्हीं आर्टिकलों से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन आर्टिकलों को अपनी नोटबुक में अवश्य जगह दें। अगला आर्टिकल है 130 यानी उच्चतम न्यायालय का स्थान। आर्टिकल 130। और अगला है आर्टिकल 131 यानी उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अगला है आर्टिकल 132 द्वारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 आर्टिकल कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अगला है आर्टिकल 133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता। अगला है 34 का यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अगला है आर्टिकल 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रायोक्तव्य होना। अब आते हैं आर्टिकल 136, इसमें है अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त
होनी चाहिए, आर्टिकल 136 बताता है। आर्टिकल 137 कहता है कि निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगला है आर्टिकल 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। आर्टिकल 138 आर्टिकल 139 यानी कुछ रिट निकालने की शक्ति का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना आर्टिकल 139 में बात कही गई है। और 139 का यानी कुछ मामलों का अंतरण होना आर्टिकल 139 का। और 140 कहता है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ आर्टिकल 140। और आर्टिकल 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना आर्टिकल 141। आर्टिकल 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। और आर्टिकल 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। आर्टिकल 143 144 सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 144 का को कैंसिल कर दिया गया है। अगला है आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि से संबंधित है आर्टिकल 145। अगला है आर्टिकल 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। और आर्टिकल 143 को कैंसिल कर दिया गया। अगला है आर्टिकल 149 न्यायतंत्र न्यायालय परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में ड्यूटी एंड पावर के बारे में आर्टिकल 149 बताया गया। और आर्टिकल 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप आर्टिकल 150। अब आते हैं आगे आर्टिकल 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन आर्टिकल 151। अगला है आर्टिकल 152 इसमें भी स्टेट की परिभाषा दी गई है। तो इससे पूर्व स्टेट की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई थी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला है आर्टिकल 153 इसमें राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और अगला है आर्टिकल 54 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, आप अपना आंसर कमेंट से बताएं। अगला है आर्टिकल 155 यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। अगला है 156 राज्य की पदावधि क्या होगी। अगला है 157 राज्यपाल के पद के लिए क्या शर्तें हैं। अगला है 158 राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें। अगला है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करना आर्टिकल 160। आर्टिकल 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। अगला है आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका का विस्तार कौन करता है। अगला है आर्टिकल 63 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और अगला है आर्टिकल 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध आर्टिकल 164। अगला है आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, इम्पोर्टेंट है ये भी, राज्य का महाधिवक्ता। अगला है आर्टिकल 166 राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन। आर्टिकल 167 राज्यपाल को जानकारी देने के या आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, आर्टिकल 167 बताता है। आर्टिकल 168 बताता है राज्यों के विधान मंडलों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, आर्टिकल 168 बताता है। आर्टिकल 169 कहता है राज्यों में विधान परिषदों का उद्घाटन या सृजन कब हुआ था। आर्टिकल 169 के अनुसार 170 कहता है विधानसभाओं की संरचना, 171 कहता है विधान परिषद की संरचना। और 172 बताया राज्यों के विधान मंडलों की अवधि। 172 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ। 173 अगला है आर्टिकल 174 ये कहता है राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसन और विघटन। आर्टिकल 174 राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसन और विघटन करने का अधिकार किसको है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला है आर्टिकल 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार 175 के तहत है।
अगला है आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176 में होगा, इस 176 के अनुसार होगा। अगला है आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। आर्टिकल 177 में बात की कही गई है। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 178 189 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 179 आर्टिकल 180 कहता है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। अगला है आर्टिकल 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अगला है आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 182 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 183 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। आर्टिकल 184 में ये बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनका पीठासीन न होना। आर्टिकल 185 के अनुसार। आर्टिकल 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते से संबंधित आर्टिकल है 186। अगला है आर्टिकल 187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। आर्टिकल 187 सदस्यों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। आर्टिकल 188 में ये बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। आर्टिकल 189 आर्टिकल 190 कहता है स्थानों का रिक्त होना। आर्टिकल 190। अगला है आर्टिकल 191 सदस्यों के लिए निर्भरताएँ और आर्टिकल 192 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय। आर्टिकल 192 आर्टिकल 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। अगला है आर्टिकल 194 कह रहा है विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ यानी विशेषाधिकार आदि। आर्टिकल 194 विशेषाधिकार आदि। अगला है आर्टिकल 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 195 अगला है आर्टिकल 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध है। आर्टिकल 196 आर्टिकल 197 धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की क्या शक्तियाँ और उन पर क्या निर्बंधन हैं। अगला है आर्टिकल 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। आर्टिकल 198 में 199 धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199 में दी गई है। राज्य से संबंधित धन विधेयक को कौन निर्धारित करेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य निर्धारित करें। जब विधानसभा या लोकसभा चल रही है तो उस समय कोई बजट पारित किया जाता है तो उसे कौन निर्धारित करेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य निर्धारित करें। ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी सभी। अगला है आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति कौन देगा और आर्टिकल 201 कहता है विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 201 और 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया और 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान संबंधी मांग। आर्टिकल 205 में किसकी? विधानसभा की। आर्टिकल 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवानुदान। आर्टिकल 206 आर्टिकल 206 हो गया। आर्टिकल 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष
उपबंध। और आर्टिकल 208 प्रक्रिया के नियम। और आर्टिकल 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। अगला है आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 210 और 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। आर्टिकल 212 न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 212 यानी राज्य के हाईकोर्ट द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न की जाना। आर्टिकल 213 विधानमंडल के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्याति प्राप्त करने की राज्यपाल की शक्ति। जब विधानमंडल का सदन नहीं चल रहा है या एक सदन है दूसरा नहीं है तब अध्यादेश जारी करने की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और उस अध्यादेश को अगर 6 माह के अंदर विधानमंडल उसे अनुमति दे देगा तो स्थायी रूप से राज्य के लिए कानून बन जाएगा, नहीं तो वह समाप्त हो जाएगा। अगला है आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अगला है आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेखीय न्यायालय होना। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालय का गठन। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। आर्टिकल 218 उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय का लागू होना। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अगला है आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। आर्टिकल 220 आर्टिकल 221 न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आदि संबंधित है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफ़र। अगला है 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आर्टिकल 223 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 का उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। आर्टिकल 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 226 का ये कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीन की उच्च न्यायालय की शक्ति। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना। आर्टिकल 228 का को कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। आर्टिकल 231 में ये बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंटमेंट। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। और 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। आर्टिकल 236 को कैंसिल कर। आर्टिकल 236 में क्या है, निर्वाचन। आर्टिकल 233 कुछ वर्गों या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस आशय के उपबंधों का लागू होना। आर्टिकल 238 को कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 239 संघ राज्यों का प्रशासन। आर्टिकल 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। आर्टिकल 239 का आर्टिकल 239 का दिल्ली के विशेष उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 239 खा में आर्टिकल 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध हैं। अगला है आर्टिकल 239 का ख विधान मंडल के विश्राम काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की प्रशंसा की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अगला है 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 कैंसिल कर दिया गया है आर्टिकल। 243 में क्या है, परिभाषाएं। अगला 243 का में क्या है, ग्राम पंचायतें। 243 का में पंचायतों का गठन। 243 का में पंचायतों की संरचना। 243 का में स्थानों का आरक्षण। 243 डा अड़ा में पंचायतों की अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है। 243 चा सदस्यता के लिए निर्भरताएँ। 243 चा अब आता 243 छः सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। अगला आता 243 छः पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। आर्टिकल 243 छः 243 जा पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ, यानी किस निधि में। अगला है 243 झा वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अगला है 243 वहाँ पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा होती है। 243 वहाँ के 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 ठा 243 अड़ा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 ढा विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 अड़ा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 243 था परिभाषाएँ। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 धा नगर पालिकाओं की संरचना। 243 धा वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 ना स्थानों का आरक्षण। 243 पा नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 फा सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। 243 वा नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 वा नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। 243 माह वित्त आयोग। अगला है 243 या नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। आर्टिकल 243 या 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या खा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। और 243 या का इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 या का जिला योजना के लिए एक समिति। 243 या छा विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 या छः निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 243 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समावेश करने वाला व एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विद्वान मंडल या मंत्री परिषद या दोनों का सृजन करना। आर्टिकल 244 का। अगला है 245 संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 246 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 अवशिष्ट विधियाँ और शक्तियाँ। 248 और 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद की है। और 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अगला है आर्टिकल 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उसकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाना। आर्टिकल 252 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 कहता है संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 254 255
सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। आर्टिकल 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। आर्टिकल 256। आर्टिकल 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257। आर्टिकल 200 का को कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि के संघ की शक्ति। आर्टिकल 258 का संघ लोक के कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 को कैंसिल कर दिया गया। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अगला है 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। आर्टिकल 261। 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। राज्यों के बीच समन्वय अनुच्छेद का विवरण। अगला है आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। आर्टिकल 263 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 264। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। आर्टिकल 266 भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखे। आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि। आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 के तहत संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोगित किए जाने वाले शुल्क। 268। 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने वाले राज्यों कर और राज्यों को सौंप दिए जाने वाले करों से संबंधित है। 270 उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। अनुच्छेद 271 कुछ शुल्क और करों का संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार। आर्टिकल 272 को कैंसिल कर दिया गया है। 273 जूट पर और जूट उत्पादकों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। आर्टिकल 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। आर्टिकल 274। अगला है आर्टिकल 275 कुछ राज्यों को संघ अनुदान। कुछ राज्यों को संघ अनुदान। आर्टिकल 275। आर्टिकल 276 वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर। 277 व्यावृत्ति। 278 को कैंसिल कर दिया गया है। 289 शुद्ध आगम यानी आदि की गणना। 280 वित्त आयोग। 280। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। आर्टिकल 283 संचित निधियां आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। आर्टिकल 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त बाध्यकारिताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। आर्टिकल 285 संघ और संपत्तियों को राज्य के कराधान से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। अगला है आर्टिकल 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अगला है आर्टिकल 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट। आर्टिकल 290 कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन। आर्टिकल 290 का कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय। आर्टिकल 91 कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। आर्टिकल 292 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। 94 कुछ दशाओं में संपत्ति अस्थियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 295 अन्य दशाओं में संपत्ति आस्थियों अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। आर्टिकल 296 कह रहा है राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। अगला है आर्टिकल 297 राज्य क्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तट भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ें और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविधान। अगला आर्टिकल
300 बाद और कार्यवाहियाँ। आर्टिकल 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाएगा। इसे संविधान के 44वें संविधान 1978 द्वारा जोड़ा गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया है। अब इसे आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। अगला है आर्टिकल 301 व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 302 व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियों की वृद्धि। आर्टिकल 306 कैंसिल कर दिया गया है। आर्टिकल 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 तक प्रयोजन के क्रियान्वयन के करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। आर्टिकल 308 कैंसिल। आर्टिकल 300 संघ और राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्त। आर्टिकल 309 आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल करा रहा हूँ। अगला है आर्टिकल 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना। और 316वें सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि क्या है। अगला है आर्टिकल 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या हैं। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय और प्रशासनिक अधिकरण। आर्टिकल 323 का अगला आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल 324 निर्वाचन के अधीक्षण निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। और आर्टिकल 325 अति महत्वपूर्ण है, कह रहा है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ये था आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अगला है आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। आर्टिकल 330-31 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व को अब कैंसिल कर दिया गया है। अगला आर्टिकल 322 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। आर्टिकल 332 और 300 में लोकसभा में। अगला है आर्टिकल 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात ना रहना। आर्टिकल 334। अगला है आर्टिकल 338 इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला है 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों इम्पोर्टेंट है ये। 339 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण या कंट्रोल। और 340 पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और अगला है 141 अनुसूचित जातियाँ, 142 अनुसूचित जनजातियाँ और 143 संघ की राज्यभाषा। 144 राज्यभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति है। 345 राज्य की राज्यभाषा या राज्यभाषाएँ। अगला है 350 व्यवस्था के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आर्टिकल 350। अगला है आर्टिकल 351 अति महत्वपूर्ण है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निवेश। आर्टिकल 351। और ये इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा। आर्टिकल 352 53 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 54 जब राष्ट्रपति को उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के विवरणों संबंधी उपबंधों का लागू होना। वहाँ आर्टिकल 356 इम्पोर्टेंट है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना या विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होना। अगला है आर्टिकल 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अभी तक इस आर्टिकल का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। अगला है आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। आर्टिकल 361। अगला है आर्टिकल 367 को समाप्त कर दिया गया, इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है ये। अगला है आर्टिकल 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। और आप कमेंट बॉक्स में संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 368 के तहत किए जाने वाला संशोधन किस देश से, संशोधन प्रणाली को किस देश से लिया गया है, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगला है 370, ये कैंसिल कर दिया गया है। 71 महाराष्ट्र गुजरात संबंधित है। 371 का नागालैंड राज्य संबंधित है। असम राज्य संबंधित है। 371 का नागालैंड से और 371 खा असम राज्य से, गा मणिपुर से, खा आंध्र प्रदेश से, अड़ा आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से, चा सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। मिजोरम, छा उज्जा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अगला है आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। रुक जाओ, ठीक है ये थे आपके अति महत्वपूर्ण आर्टिकल संबंधी प्रश्न। आप इनको शुरू से अंत तक अवश्य नोट करते रहें और फिर रिवीजन करें ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो जाएं, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्टिकल संबंधी प्रश्न 2 से 3 पूछे जाते हैं, जो सही करना अति आवश्यक है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।